हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। अपनी डेली क्लासेस चल रही है। आज डीपीक्यू का अपना 10वां दिन है। हर सब्जेक्ट की अपनी क्लासें हो रही हैं। उसमें आपके आरएस प्रीलिम्स के जो भी इम्पोर्टेंट या प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं या पॉसिबिलिटी है आने की, उन सब टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आर्ट कल्चर की क्लासेस थी, राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट नहीं हो पाई। आज उसका पहला दिन है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी राजस्थान इतिहास का पहला टॉपिक है। उसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से सवाल है जो पीछे आए हुए हैं या कौन से ऐसे सवाल जो आ सकते हैं आरएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आज अपनी ये 10वां दिन है। आप इनको कंटिन्यू देखिए, इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा हर टॉपिक में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी परीक्षा है उसमें आ सकता है, तो उस हिसाब से इसकी सीरीज है उसको तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर आपको आरएस प्रीलिम्स पैकेज देखना है तो आप ये देखिए, आप यहाँ भी ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 16 टेस्ट है। इसमें देखो 300 घंटे की लगभग क्लासेज है आरएस प्रीलिम्स के लिए। हिंदी मीडियम के लिए ई नोट्स है, जो जो हर क्लास है उसके आपको ई नोट्स है वो अवेलेबल हो रहे हैं। तो अगर आपको ये जो अपना स्पेशल पैकेज है ये अगर ज्वाइन करना है तो आप इस जो नंबर दिए गए हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अपना पहला सवाल है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? ये सवाल है कि कर्नल जेम्स टोड की है, सूर्यमल मिशन की है, श्यामल दास की है या दशरथ शर्मा की है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, तो इस पुस्तक के रचयिता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। आपको एक बात पता होनी चाहिए, कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बुक थी वो लिखी थी, उसके बारे में सबको पता है। क्यों हम जनरली उस जो मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ उसमें उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान जो राजपूताना शब्द है वो प्रयोग किया था, है ना। तो उस पुस्तक का नाम क्या है वो भी पूछ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड बाहर के व्यक्ति थे, वो यहाँ आए थे। उन्होंने पूरा जो वेस्टर्न इंडिया है जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहां ट्रेवल की और जो भी अपना अनुभव था वो अनुभव इस बुक में लिख दिया था। एक और बुक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पता होगा आपको, 1829 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने रायथान या राजपूताना शब्द है वो यूज किया था पूरे ये जो राजस्थान की जो भी देशी रियासतें थी इन इकाइयों के लिए। आगे चलकर जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, जब इसको क्या नाम दिया हमने 1956 में राजस्थान नाम दिया था। ठीक है, तो वो सबको याद है आपको, उस बुक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड। दूसरा सवाल है, वीर विनोद कितने खंडों में विभक्त है? ये आया हुआ सवाल है दोस्तों। वीर विनोद एक रचना है, वो किसकी थी ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में या आपका 2 खंडों में, 5 खंडों में या 3 खंडों में? तो आपको पता होना चाहिए कि वीर विनोद रचना है ये 4 खंडों में विभक्त है। अब आप ये जानने की कोशिश करो कि वीर विनोद के रचयिता कौन है। तो इसके रचनाकार थे कवि राजा श्यामल दास। लिख देती हूं मैं आपको, इसके रचनाकार कौन थे? कवि राजा श्यामल दास। अब ये जो कवि थे ना, ये थे मेवाड़ जो महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा जिनका नाम था सज्जन सिंह, उनके दरबार में ये रहते थे। अब मेवाड़ के महाराणा के दरबार में रहते थे, जिन्होंने उसको कबीर राजा की उपाधि से सम्मानित किया था श्यामल दास जी को। उन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। इनकी एक और रचना भी होगी, परंतु इतिहास में इनकी एक ही रचना है जो फेमस है, जिसमें से सवाल आते हैं। 4 खंडों में इस बुक को विभाजित किया, जिसमें मुख्यतः जो मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह और अपना मुगल जो शासक था बाबर, उसके बीच एक युद्ध हुआ था जो खानवा का युद्ध था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है इस बुक में। ठीक है, तो ये थी 4 खंडों में विभाजित। इसकी विषय वस्तु क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। और इस जो ये कवि राजा श्यामल दास थे, इनको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, केसरी हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, मे बी ये भी आपके सवाल आ जाए कि कवि राजा श्यामल दास थे, वो जो इस इतिहास वीर विनोद रचना की थी उसमें जो विषय वस्तु थी वो मुख्यतः क्या थी, या वीर विनोद के रचयिता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए श्यामल दास थे। तो ये एक्स्ट्रा चीजें आपको ध्यान में रखना है, जिसमें मेवाड़ राज्य और उससे संबंधित जो भी इतिहास है उसके बारे में विस्तार से इसकी चर्चा इस बुक में की गई है।
अगला सवाल है, भागवत धर्म की प्रचलन की जानकारी देने वाला राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण है वो कौन सा है। ये सवाल एक बार नहीं बार बार है, लास्ट वाली जो आरएस प्रीलिम्स हुई थी उसमें आप चेक करना, ये सवाल आ रखा है कि भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी देने वाला राजस्थान में अगर कोई प्राचीनतम प्रमाण है वो कौन सा है। तो ये नांदसा यूप स्तंभ लेख, बड़वा स्तंभ लेख, गंगाधर का लेख या गोसुंडी का लेख। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोसुंडी लेख। ठीक है, इस गोसुंडी लेख में जो कब का है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये गोसुंडी अभिलेख है। और ये नगरी चित्तौड़ के समीप, गोसुंडी कहां पर है मैं लिख देती हूँ, नगरी चित्तौड़ में ये मिला है। और आर.डी. भंडारकर साहब थे, वो सबसे पहले इसको प्रकाश में लेकर आए थे। और इस गोसुंडी लेख से हमें पता चलता है कि राजस्थान में भागवत धर्म था, उसका प्रचलन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में था। क्लियर। अगला सवाल है, वह उत्खनित प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग के डिजाइन मिले हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है, आप सबने अब तक तो चेक कर लिया होगा कि आर्यस राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में पहला टॉपिक ही अपना क्या है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं या प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र उससे संबंधित है। यहाँ प्राचीन जो राजस्थान था उसमें समाज धर्म इसकी स्थिति क्या थी। क्लियर, अगर वो है तो आप कभी भी देखना जो भी पेपर होगा उसमें सभ्यताओं से संबंधित एक सवाल आपको मिलेगा। मैंने पीछे भी आप बहुत सारी क्लासेस ली है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सब मैंने कवर किया है वहां से। तो आप वो क्लासेस भी अगर चाहो तो यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है, वो क्लासेस वहां से आप देख सकते हो। ये पूछ रहा है कि वो प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग के डिजाइन मिले हुए हैं। वो सभ्यता रंग महल है, कालीबंगा है, आहड़ है या गणेश्वर है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रंग महल। अब इस रंग महल के बारे में आपको कितनी जानकारी है ये आप सोचो। रंग महल कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई सभ्यता किस जिले में स्थित है वर्तमान में, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी, घग्गर नदी, जो वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि घग्गर नदी में बाढ़ आई हुई है, उफान है, पानी उफान पे है, तो इस वजह से चर्चा में है। उसी नदी के किनारे ये बसी हुई सभ्यता है। और रंग महल की खुदाई का कार्य किसने किया, 1952 में। कब, 1952 में एक स्वीडिश दल था जिसके प्रमुख थे हन्ना रीड। जिसके प्रमुख कौन थे, हन्ना रीड थे। उनके नेतृत्व में उस विस्तृत उत्खनन कार्य इस रंग महल की सभ्यता में हुआ था। वहां पर यह पता चला कि 5 सभ्यताओं के अवशेष लगभग इस रंग महल नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, जिसमें मुख्यतः जो थे वो थे कुषाण कालीन और गुप्त कालीन अभिलेख। ठीक है, इसमें अवशेष मिले थे वो कौन से, एक तो गुप्त काल के और एक कुषाण काल के। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए ये सभ्यता वर्तमान में कहां पर है, किस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है, या इस नदी में प्रमुख जो अवशेष मिले हैं अभी भी है वो किस सभ्यता से संबंधित है, किसने इसका खोज कार्य किया था और ये खोज कार्य कब हुआ था, 1952 में ये खोज कार्य हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ सवाल है, आरएस में भी रिपीट हो सकता है, पीछे और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप देखना कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी कालीन स्थल था कालीबंगा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल था। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। अब इसको तीसरी किसने माना कालीबंगा को, तो गौरीशंकर ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दशरथ शर्मा। अब कालीबंगा सभ्यता से संबंधित और सवाल आगे बना रखे हैं तो मैं वो देखती हूँ, फिर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मृत पशुओं के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, भीनमाल सभ्यता से, तिलवाड़ा से, गरदड़ा से या सोंती सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तिलवाड़ा से। मृत पशुओं के अवशेष कहां पर मिले हैं, तिलवाड़ा से मिले हैं, जहां पर एक मानव अस्थि, मृत पशु ही नहीं मानव अस्थि बस मिले हैं और मृत पशु है उनके अवशेष भी मिले हैं। ये अलग विशेषता है थोड़ी, इस वजह से एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है, आप भी पूछ सकते हैं। और ये मिले कहां से, तिलवाड़ा से मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस नदी के किनारे ये सभ्यता है, तो ये है
लूनी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। कौन सी नदी? लूनी नदी। अब इसका खोज कार्य किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर वी.एन. मिसर, उन्होंने इसका खोज कार्य किया था और उन्होंने ये बोला था कि 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की यह सभ्यता थी। 200 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी की जो सभ्यता थी इसमें अग्निकुंड मिले हैं, मानव अस्थि इस तरीके के, उसमें अग्निकुंड में मानव अस्थि भस्म भी है, मृत पशुओं है उसके अस्थि अवशेष भी इस सभ्यता में मिले हैं। कौन सी? तिलवाड़ा, जो लूनी नदी के किनारे बसी हुई। डॉक्टर वी.एन. मिसर ने इसका खोज कार्य किया था। अगला सवाल है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कालीबंगा सभ्यता, उस पे बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है ये, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर कालीबंगा, बालाथल, ओजियाना या गणेश्वर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। और दोहरी रक्षा प्राचीर मतलब जो पूरा नगर था कालीबंगा वो दो भागों में बंटा हुआ था और दोनों भाग है वो एक तरीके से सुरक्षा दीवार थी उससे घिरे हुए थे। तो दोहरी रक्षा प्राचीर कालीबंगा। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये सवाल भी आपके बार बार पूछते हैं। काली यानी रंग और बंगा यानी चूड़ियां, ये एक पंजाबी शब्द है बंगा। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो ये देखो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है। अगला सवाल, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? ये मैंने अभी रंगमहल पे चर्चा की थी, अब इस पर कर लेते हैं। माही नदी, सरस्वती, बेडच या आहड़, तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। यह एक हड़प्पाकालीन या प्राक हड़प्पाकालीन स्थल था जो सरस्वती और द्रुसुद्दती नदी है उसके किनारे बसा हुआ था। अब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, सरस्वती व द्रुसुद्दती जो प्राचीन काल में नदी बहती थी उसका नाम था सरस्वती और द्रुसुद्दती। वर्तमान में इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? वो नदी है घग्गर। ठीक है, जिसपे रंगमहल था, जिसपे ये कालीबंगा सभ्यता स्थल बसा हुआ है। अगर ये बोल दे यहाँ घग्गर नहीं दिया हुआ, सरस्वती या द्रुसुद्दती नदी दिया हुआ है, तो राइट अपना होगा ये, घग्गर दिया हुआ है तो घग्गर हो जाएगा, क्योंकि इसी नदी को आगे चलकर हम किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? बीबी लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे या अमलानंद घोष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमलानंद घोष। घोष महोदय थे। हनुमानगढ़ में स्थित है ये कालीबंगा सभ्यता स्थल। अब मैं आपको पूरी जानकारी इसकी बताती हूँ। हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पहले खोज किसने की? 1952 में की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। विस्तृत उत्खनन कार्य किसने करवाया था? बी.के. लाल व बी.के. थापर। ये दो जो थे बी.के. लाल और थापर महोदय, उन्होंने 1961-62 में इसका विस्तृत कार्य करवा लिया था। और अब आपसे ये पूछ ले कि इसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं थी कालीबंगा में, है ना? स्थल पूछ ले किसका, तो मैं जब से बोली हूँ आपको, इसमें प्राक हड़प्पा स्थल है, इसके अवशेष भी मिले हैं और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी इसमें मिले हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो उसमें एक जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष, जो विश्व में जूते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। यहाँ हवन कुंड भी मिले हैं, यज्ञ वेदियां भी मिली हैं, इस तरीके के और बहुत सारी चीजें हैं जो इस सभ्यता स्थल में मिला है। तो आपका सवाल का जवाब क्या है? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? अमलानंद घोष को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है। अगला सवाल है, दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ एक सिलबट्टा और पेन निम्न में किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? अब क्या है, उस पैटर्न से तो आरपीएससी तंग आ गई है कि किसने इसकी खोज की थी, किस नदी के किनारे। ऐसा नहीं है, सवाल इस पैटर्न के आते नहीं है, आज भी आपको इस पैटर्न के सवाल है वो मिलते हैं, परंतु अब शिफ्ट हुई है कि विशेषताएं की कौन सी ऐसी चीज है जो इस सभ्यता स्थल में हमको देखने को मिला है। तो ये दो मुंह का चूल्हा मिला है, या बहुत प्रकार के बर्तन है, उसके साथ सिलबट्टा भी मिला है, पेन भी मिला है। तो ये कौन सा स्थल है जिसकी खुदाई में ये हमको मिले हैं?
आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आहड़। आहड़ सभ्यता स्थल है, वहां से हमें इस पैटर्न की ये जो चीजें हैं ये मिली हैं। अब प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह सभ्यता स्थल कौन सा है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट। तो एच डी सांकलिया थे, उन्होंने खोज की थी दोस्तों किसकी? आहड़ की। आहड़ सभ्यता स्थल जो अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई उसी सभ्यता स्थल की खोज की थी एच डी सांकलिया सर ने, और इसको निर्देशन में हुआ था। देखो ध्यान दो, सवाल क्या है? प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में, और इसकी खोज सबसे पहले प्रकाश में कौन लाया था? रतन चंद्र अग्रवाल। ये महोदय थे जो सबसे पहले इस जो आहड़ सभ्यता थी उसको प्रकाश में लाए थे। विस्तृत आगे जाके निर्देशन में जिसका खोज कार्य हुआ वो प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देश। अब रतन चंद्र अग्रवाल ने कब से पहले इसकी खोज की? 1954 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, बेराट में वेदिकालीन, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता, किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये बेराट सभ्यता है। जैसे कालीबंगा हड़प्पा कालीन था ना, वैसे बेराट सभ्यता अपनी मौर्यकालीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष मिला है भाब्रू अभिलेख जो किससे संबंधित है? भाब्रू किससे संबंधित है? मौर्य काल का एक शासक था जिसका नाम क्या था? अशोक। तो वो अभिलेख मिला है, तो किससे संबंधित हो गई? मौर्यकालीन सभ्यता से इसका सीधा संबंध हो गया। तो अवशेष मिले हैं। और अब ये है कहां पर? इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज कब हुई थी? 1837 में भी थी। ठीक है, एक कैप्टन बर्ट थे, कैप्टन बर्ट, उन्होंने इसका खोज कार्य किया। और कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले किसकी बात करी हूं? इस भाब्रू अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा? 1837 में कैप्टन बर्ट ने इस भाब्रू जो अभिलेख था जो मौर्य काल से संबंधित था इसकी खोज की। और ये किस लिपि में है? तो ये ब्रह्मी लिपि में लिखित है। और इसमें जो अभिलेख में मुख्यतः 3 शब्द है, बुद्ध, धम्म और संघ, उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी वजह से ये जो सभ्यता है आपकी बेराट सभ्यता, ये मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित होगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्या मिला है? अपना भाब्रू लेख मिला है जो मौर्य सम्राट थे अशोक, उससे उसका संबंध था। और इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी, जिस पर बुद्ध, धम्म और संघ है, ये 3 शब्द है, ये लिखे हुए हैं। क्लियर? अगला सवाल है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल ये क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ये है पूरा उत्खनन स्थल, यानी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो इनका संबंध किन जिलों से है? भीलवाड़ा जालोर, बीकानेर पाली, भीलवाड़ा पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी भीलवाड़ा है उसमें तो है अपना क्या? बागोर, और जिसमें कृषि पशुपालन इनके साक्ष्य मिले हैं। और नाडोल पाली में कौन सा है? अपना नाडोल। तो आ गया आपका आंसर। पूरा तात्विक स्थल है। और बागोर है, ये कौन सी नदी पे है? भीलवाड़ा में है, मध्य पाषाणकालीन स्थल। और इस बागोर में कौन सी नदी के किनारे है? भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी आपको पता होना चाहिए? कोठारी नदी, इस कोठारी नदी के तट पर है। और नाडोल है वो पाली जिले में है। अगला सवाल, निम्न में से सत्य कथन है। ये पेपर में ध्यान देना कि आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है। और किस सभ्यता से संबंधित? ये शायद इस बेराट सभ्यता से संबंधित सवाल है। देखते हैं आगे। एक है आपका, मत्स्य राज्य की राजधानी बेराट थी। सत्य कथन देखना है। तो मत्स्य राज्य उस समय था जयपुर, वो अलवर उस क्षेत्र में मत्स्य राज्य था। उसकी राजधानी क्या थी? बेराट थी, जिसको क्या बोलते थे? विराटनगर। तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया सही। अब ये विराटनगर या बेराट खमनोर की पहाड़ी पर स्थित है? बिल्कुल नहीं, खमनोर की पहाड़ी पे तो नहीं है, हमने देखा था बीजे की पहाड़ी उस पे है। तो ये सत्य कथन कौन सा हो गया? केवल एक आपका सत्य कथन हो गया, क्योंकि 2 आपका गलत हो गया। 1 2 ये हो नहीं सकता, न तो 1 और ना 2 ये आपका हो नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? केवल 1। अब कौन सी पहाड़ी पे है ये भी देख लेते हैं।
कि बेराट की पहाड़ी, मुख्यतः कौन सी पहाड़ी पे? बेराट कहाँ पे है? ये तो आपको पता चल गया, जयपुर, ठीक है, जहां पहले मत्स्य राज्य कहलाता था, उसकी राजधानी थी विराटनगर। ये बेराट आपका स्थल है, मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित है। और ये बेराट की पहाड़ी भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, जो छोटी पहाड़ी होती है उसको डूंगरी बोलते हैं, भीम जी की डूंगरी और महादेव डूंगरी, ठीक है, इन पे ये स्थल है। अब आपको ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि बेराट आपने बता दिया जयपुर राज्य में है, मौर्यकालीन सभ्यता का स्थल है, भीम जी की डूंगरी या फिर आपकी महादेव जी की डूंगरी, इनका संबंध बेराट सभ्यता से है। अब इस सभ्यता की खोज किसने की थी ये देखते हैं। तो इसकी खोज की थी दोस्तों दयाराम साहनी। किसने की? बेराट की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1936 या 37 में इसकी खोज हुई थी। और ये सभ्यता स्थल है, ये किस नदी के किनारे है? बाण गंगा, बाण गंगा नदी है, उस नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल स्थित है। तो बेराट के बारे में आपको प्रॉपर पता चल गया, किस नदी के किनारे, इसका खोज कार्य निम्न में किसके द्वारा किया गया था, कौन सी सभ्यता से संबंधित ये स्थल है और कौन सी पहाड़ियों का संबंध इस बेराट सभ्यता से है। ठीक है, क्लियर। आगे है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अभी हम आहड़ पढ़कर आए थे, उसी के बारे में बात करें। गलत कथन बताना है हमको। ओके, ये आपका आहड़ सभ्यता की कीनी के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ईंट से बने हुए मकान थे, वो आवासीय भवन थे, उनकी नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवार एवं नींव को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टस के टुकड़े और चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ताकि मजबूती से जो अपने मकान है वो बना सके। तो अब आपको बताना है दोस्तों गलत कथन इसमें से कौन सा है। आपका गलत कथन ये हो गया कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है, आहड़ सभ्यता में अभी भी हमको जो मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है, वो मिले हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया सी, क्योंकि यहां बताना था गलत कथन कौन सा है। और गलत नहीं है कह दिया, परंतु मैं बोली हूं कि यहाँ पर अभी भी कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है वो उपलब्ध है। आगे चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष निम्न में कहां से प्राप्त हुए हैं। अब गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे है, इसका खोज कार्य निम्न में किसके द्वारा किया गया था, वो सब देखते हैं। नदी पूछी है, कहां से, जिला पूछा है, तो हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर या भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, सीकर जिले में है। अब कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, कांतली नदी, कांतली नदी है उसके किनारे ये जो सभ्यता स्थल है ये मिला है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, याद रखो कौन सा, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन स्थल है। कौन सा, गणेश्वर की बात हो रही है। अब मैं आपको बता दूं उत्खनन किसने करवाया, रतन चंद्र अग्रवाल महोदय थे, उन्होंने इसका उत्खनन कार्य करवाया। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की एक तरीके से ये जननी है। इसकी वजह यहाँ पर जो भी उपकरण, जो भी चीजें मिली हैं उसमें 99% जो तांबा है वो यूज हुआ है। इसी वजह से इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल है, ये स्थित है। और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज कार्य किया था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार थी, एक हस्तकुठार, उसकी खोज की थी। अब आपको उस इतिहासकार का नाम बताना है जिसने पूरा पाषाणकालीन स्थल है जयपुर और इंद्रगढ़ से एक हस्तकुठार, एक पाषाण से निर्मित हस्तकुठार है वो मिली है, वो किसने की थी, हैकट महोदय ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र, सेटनकार या बी आलविन ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ए हैकट। अब ये याद कर लो, ये पीछे एक पेपर हुआ है अभी, उसमें भी ईओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्लियर पूछा था। सी ए हैकट महोदय ने पूरा पाषाणकालीन की बात करी है, जिसको पूर्व पाषाणकालीन बोल दो चाहिए आप। पूर्व पाषाणकालीन एक स्थल है, कहाँ मिले ये स्थल, इंद्रगढ़ से मिले हैं और जयपुर से मिले हैं। इन दो जगहों से एक हस्त निर्मित जो हस्त कुठार है, कुल्हाड़ी है, वो मिली है। अब इसकी
खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये सवाल में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा C.A. हैकेट महोदय ने। और कब भी आपके सवाल कभी ना कभी जरूर पूछ सकते हैं, तो सन याद रखना है, 1870 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्लियर। अगला सवाल है, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। यहाँ पर हमने जयपुर में देख लिया कि जो कुठार मिली है वो हैकेट महोदय ने खोज ली। अब जालोर में है, तो जालोर में किसने खोज का श्रेय किसको देंगे हम, अग्रवाल महोदय को, हरीश चंद्र मिश्रा, बी आल्विन को, या C.A. हैकेट को। ये तो देखो क्लियर हो गया, क्योंकि हैकेट महोदय तो अभी हम जयपुर इंदरगढ़ में इसकी खोज कार्य देख चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी आल्विन। क्या होगा, जालोर में पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है, जो भी उपकरण मिले हैं उसको खोज की थी जालोर में, किसने की थी, बी आल्विन महोदय ने खोज की थी। जालोर में बी आल्विन। अब बात करें हम, एक और जगह थी जहां पर भी खोज हुई है। वैसे तो देखो पूरे राजस्थान में खोज हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है, परंतु 3 जिले ऐसे हैं जहां पर विशेष रूप से इस खोज कार्य को अंजाम दिया गया। वो था आलवन, बी आल्विन जालोर में, C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में, और झालावाड़, एक और जगह मैं आपको बता रही हूँ, झालावाड़। जो कौन सी जगह थी, झालावाड़ में सेटनकार महोदय ने, किसने, सेटनकार महोदय ने खोज कार्य, विस्तृत खोज कार्य वो करवाया था। ये जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है उसकी बात हो रही है। क्लियर। अगला सवाल है, पत्थर के बने छोटे उपकरण जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है का संबंध किससे। सबसे पहला सवाल तो उल्टा भी आ सकता है आपको कि माइक्रोलिथ किसे कहा गया है, तो पत्थर से बने हुए पाषाणकालीन स्थल है ना, तो पत्थर से बने छोटे उपकरण जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है का संबंध किस काल से, ये तो मैं आपको बता दूंगी, तो आगे सवाल में कैसे करोगे। पूर्व पाषाणकालीन है, माइक्रोलिथ का संबंध पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या फिर धातु काल से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य पाषाण काल। ठीक है, माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बने हुए हैं, इनका संबंध कहां किस काल से है, मध्य पाषाण काल से। अगर आपसे पूछ ले कि कुछ उपकरण के नाम बता रही हूं कि इनका संबंध किस काल से है, या ये माइक्रोलिथ है या नहीं, तो मैं ये याद रखना, एक तो आप याद रखना, एक है ब्लेड, ठीक है, एग्रेवर, एग्रेवर ये उपकरण है जो पत्थर से छोटे छोटे बने हुए हैं। एक आप याद रखना क्रेनशेड, क्रेनशेड, ठीक है, एक है अपना ट्रेपेज, ट्रेपेज, और एक स्क्रेपर। कौन कौन से, ब्लेड, एग्रेवर, क्रेनशेड, ट्रेपेज और स्क्रेपर। ये सब जो उपकरण है ये माइक्रोलिथ है, यानी पत्थर से छोटे छोटे पत्थर से बने हुए उपकरण है। इनका संबंध किस काल से, मध्य पाषाण काल से इनका संबंध है। राजस्थान की किस सभ्यता से रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली है। जब इतने सभ्यता स्थल की बात चली है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर रोमन एम्फोरा मिला है और एक यूनानी सुराही है वो मिली है। ईसवाल से, बेराट से, बेराट से तो हम देखा है नहीं, भीनमाल से या बालाथल से। तो इसका राइट आंसर होगा भीनमाल से। और भीनमाल कहां पर है, भीनमाल को आगे जाके कौन सा नाम दिया हमने, जालोर। वर्तमान में भीनमाल क्या बन रहा है, जिला बन रहा है। तो ध्यान रखना, रोमन एम्फोरा और एक सुराही है यूनानी सुराही, वो कहां पर मिली है, भीनमाल से मिली है। इसको भीनमाल की सभ्यता बोलते हैं। तो भीनमाल सभ्यता की 2 विशेषताएं आपसे पूछ ले तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और यही बतानी है। अब हमने कांस्य युगीन देख लिया, पर राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल है। तो सवाल यही है कि राजस्थान में समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य वो कहां से प्राप्त हुए हैं। समृद्ध लोहा उद्योग आहड़ से नहीं, गणेश्वर देखा है ताम्र युगीन, बालाथल या ईसवाल। तो समृद्ध लोहा उद्योग मिला है वो ईसवाल की सभ्यता है, वहां से मिला है। और ये ईसवाल कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में स्थित है ईसवाल, जो राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। क्लियर। अगला है, गिलुंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने आहड़ की बात की थी, उसी के अवशेष थे गिलुंड में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, खारी, कांतली, बनास या कोठारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे, बनास नदी। आपसे कोई पूछ ले कि ये सभ्यता स्थल है ये कौन से जिले में स्थित है, तो आप बता देना
राजसमंद जिले में। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल था एक तरीके का। और बी ये भी बता देती हूँ किसने, बी लाल थे, उन्होंने यहाँ पर खोज कार्य है वो करवाया था, उत्खनन कार्य करवाया था। तो गिलुंड है आपका राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर बी लाल द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। अगला सवाल है, किसने बालाथल सभ्यता उसका उत्खनन करवाया? बी लाल, के एन पुरी, वी एन मिश्र, एसआर राव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वी एन मिश्र, यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, उन्होंने बालाथल सभ्यता उसका उत्खनन करवाया था। कहां पर है ये बालाथल? ये है दोस्तों उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में बालाथल है। ताम्रयुगीन स्थल है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा स्थल? ताम्रयुगीन स्थल है। और यहाँ पर मुख्यतः जो मिला है बालाथल में, ये मिला है 11 कमरों का भवन मिला है। एक यहाँ पर क्या मिला है? 11 कमरों का एक भवन मिला है और एक योगी की मुद्रा मिली है। ठीक है, इस योगी मुद्रा में एक 100 मिला है, जिसको सवादान बोल दो चाहिए, और 11 कमरों का भवन मिला है। और भारत में कुष्ठ रोग के था इसका प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। ये किस सभ्यता स्थल की बात हो रही है? ये बात हो रही है बालाथल की, जो कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और कौन सी सभ्यता का स्थल है ये? ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। किसने खोज कार्य करवाया था? तो वी एन मिश्र ने यहाँ पर खोज कार्य करवाया था। यहाँ पर आपका 11 कमरों का घर मिलता है। योगी मुद्रा में एक समाधान है वो मिला है योगी मुद्रा में। और भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो यहाँ पर इस सभ्यता स्थल से हमको मिल रही है। अगला सवाल है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये सवाल आपका रिपीट हो गया, पीछे हम देख चुके हैं। इसका नाम है गोसुंडी अभिलेख, जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। मैंने आपको बताया कहां पर स्थित है ये? नगरी चित्तौड़ में स्थित है। ये कहां पर मिला है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में स्पेसिफिक जगह कौन सी है? नगरी चित्तौड़ से इस गोसुंडी अभिलेख है इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी इसकी संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। लिपि मैंने आपको बताई दी, दोबारा बता देती हूँ, ब्रह्मी लिपि थी। और इसको सर्वप्रथम कौन लेके आया था? आरसी भंडारकर महोदय थे। भंडारकर महोदय थे, वो इसको प्रकाश में लेकर आए थे, इसको पढ़ा था सबसे पहले। तो ये बताते हैं कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय था, उसका प्रचलन भी था राजस्थान में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। गोसुंडी अभिलेख वह कौन सा शिलालेख है जिससे ये ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? विग्रहराज चतुर्थ कौन था? सबको पता है, चौहान शासक था, उसने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। तो ये किसी शिलालेख में इसका उल्लेख है क्या? तो बड़ली, बिजोलिया, थानवाला या नांद शिलालेख। इसका सिंपल आंसर है बिजोलिया। बिजोलिया का शिलालेख है, भीलवाड़ा में, सबको पता होगा, जिसमें हमें ये बात पता चलती है कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में ये बिजोलिया शिलालेख है। और इससे सांबर में जो आसपास थे वहां पर जो चौहान वंशीय शासक थे, कौन से वंशीय है ये? और चौहान वंश का शासक था विग्रहराज चतुर्थ, ये तो सबको पता है ना। तो चौहान वंशीय शासक है, चौहान वंशीय जो शासक थे उनको क्या बताए हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। कौन सा? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए हैं। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ये भी सवाल आपके आ जाए कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें जो चौहान राज्य था, चौहान शासक थे, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है उससे भी संबोधित किया गया। तो ये आपका यही अभिलेख है जिसका नाम है, अभिलेख नहीं शिलालेख, वही है जो बिजोलिया शिलालेख है। और इसी में ये बताया गया है कि ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। अगला सवाल, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? अब आपके देर है ना क्लियर, प्राचीन राजस्थान में समाज व्यवस्था कैसी थी, है ना, धर्म कैसा था। तो उसी से ये सवाल, इस पैटर्न के सवाल आते हैं वहीं से कि किसानों से वसूल करते थे, लागबाग होती थी, उनका उल्लेख किसमें मिलता है? चिकली ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र,
पूर्व ताम्रपत्र या खेरोदा ताम्रपत्र। बहुत सारे हैं ताम्रपत्र जो आपको पढ़ने भी हैं, पर ये जो लागवाग है किसानों से वसूल करती थी, इसका उल्लेख किसमें उल्लेखित है? चिकली ताम्रपत्र में इस बात का उल्लेख स्पष्टतः किया गया है। अगला सवाल जो पिछले लास्ट पेपर में आपको आया था 2021 की प्री हुई थी उसमें, कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है वो कहां पर स्थित है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित अकादमी है वो कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बीकानेर। जो राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित अकादमी है वो कहां पर है? बीकानेर में। अब आपसे ये भी सवाल क्या पता आने वाले टाइम में पूछ ले, किसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कुछ और अकादमी जो वो भी देख लेते हैं हम, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी आपको देती है, वो कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी ये है उदयपुर में। कहा इसकी स्थापना हुई है? उदयपुर में, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, नाम सुना होगा आपने, हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहां पर है? जयपुर में। अब आप ये देखना कि कुछ संस्कृत अकादमी या ब्रज भाषा से संबंधित अकादमी जैसे भरतपुर साइड है, तो कहां पर उसकी स्थापना की गई थी और कब हुई थी, ये आपके लिए टास्क है। आप ये ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958 में, भाषा साहित्य से संबंधित 1983 में स्थापित हुई थी, बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो कहां पर है? जयपुर में। हिंदी ग्रंथ अकादमी से संबंधित जो बुक होती है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे राजस्थान इतिहास या आर्ट कल्चर से संबंधित हो। वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की जो बुक है वो प्रकाशित करती है, पुस्तकें प्रकाशित करती है, तो उनको भी आप आधार बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में किस भाग में योधेय नामक कबीले का शासन रहा? जब उस क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? योधेय क्षेत्र बोलते थे। प्राचीन नाम भी थे ना अलग अलग क्षेत्र के। तो ये सवाल यही पूछना चाहता है कि योधेय कबीले का शासन था, कौन सा भाग था राजस्थान का? पूर्वी भाग था, उत्तरी भाग था, पश्चिमी भाग था या दक्षिणी भाग था? कौन सा भाग था? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी भाग, क्योंकि योधेय का शासन क्या था आपको पता होना चाहिए, तो आप अपने आप बता दोगे। गंगानगर और हनुमानगढ़ है जो राजस्थान के उत्तरी जिले हैं, वहां पर इसका शासन था। तो ये कहाँ हो गया? जब इसको क्या बोलते थे हम प्राचीन काल में, याद होगा आपको, योधेय बोलते थे। इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? योधेय नाम से जानते थे। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम थे, आपको वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मुख्यतः जिस क्षेत्र पे जिस राजा या राजवंश का शासन रहता था, उसी के आधार पे प्राचीन काल में जो क्षेत्र विशेष था उसका नामकरण कर दिया जाता था। तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग था जो योधेय नाम से जाना जाता था। ये सेम सवाल आगे आ गया। देखो, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर नागौर इस क्षेत्र का भाग था, वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य? नहीं, ये तो अलवर भरतपुर जयपुर वाला क्षेत्र था। जांगल देश, राजपूताना या मरु प्रदेश? मरु प्रदेश तो जोधपुर वाला इधर था, तो ये आ गया आपका जांगल देश। तो जांगल देश में ये जो बीकानेर थे, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जांगल देश। इसके अलावा इसको बीकानेर को हम बोलते थे राती घाटी का क्षेत्र भी बोलते थे, और ऊन का घर भी, ऊंट ज्यादा थे तो ऊन का घर भी इसको हम बोलते थे। तो ये भी इसके उपनाम थे। इस पैटर्न के सवाल भी कभी कभार आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। जांगल देश है वो बीकानेर, और योधेय क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र था वो क्षेत्र उसमें शामिल है। अगर भाग की बात की जाए तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उस क्षेत्र को हम योधेय नाम से जानते थे। ये थे आपके आज के डीपीक्यू के कुछ सवाल जो हमने डिस्कस किए, बताया आपको। यहाँ हम पूरा सिलेबस को कवर नहीं करवा सकते, यहाँ ये सवाल करवाने का सिर्फ ये मकसद है कि आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे होती रहे। आपको कोई भी टॉपिक हो उससे पता चल जाए कि इस पैटर्न के सवाल है वो आ सकते हैं, ताकि आप जब भी अपना सिलेबस कवर करो तो इस पैटर्न में आप अपना सिलेबस कवर करो। ये कंटिन्यू करते रहो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एग्जाम तक आपके बहुत सारे सवाल है वो कवर भी हो जाएंगे। इनको आप जो भी पीछे की क्लासेज है वो आप देखते रहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारी इसको लाइक भी कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।